नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 23, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 26, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 25, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 24। तो दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है Cl2, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है SO2, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है CO2, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है O2। ठीक है, तो दोस्तों निम्न में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वायुमंडल में दोस्तों कितना प्रतिशत इसका मात्रा होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो 0.03% होता है। ठीक है, वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र हमारा होता है वो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? तो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो ए में लिखा हुआ है दोस्तों, वो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4.12H2O होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CaSO4.12H2O। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि टारटेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है टमाटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों संतरा, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सिरका, और लास्ट ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों इमली। तो दोस्तों टारटेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये चारों का आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई विलयन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो एसिड हो जाता है, कहने का मतलब कि अम्ल हो जाता है। और अम्ल का पीएच जो संभवतः होगा दोस्तों कितना होगा? 7 से कम होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 7 से कम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों केवल 7 से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप समझ के इसको याद रखिएगा। जब नीले लिटमस पत्र को दोस्तों कोई विलयन लाल कर देता है तो अम्ल हो जाता है, और अम्ल का पीएच संभवतः कितना होगा? 7 से कम। तो 7 से कम कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न में इस तरह से भी आपसे पूछेगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो क्षार हो जाता है दोस्तों, क्षार होता है तो उसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, अगर जो आपसे पूछेगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा
छठा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 9, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 18, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों 11, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 10। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जब दोस्तों आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूव होता है, ठीक है दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट जो है किसका अप्रूव होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है चांदी, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सोना, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूव होता है तो कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट अप्रूव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जो कार्बन है दोस्तों ये हमारा अधातु तत्व है। कैसा तत्व है, अधातु तत्व हमारा कार्बन है दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा, कार्बन कैसा तत्व है तो अधातु तत्व है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ एड्स, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ बेरी, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ घेंघा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ मधुमेह। तो दोस्तों विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है तो बेरी रोग होता है दोस्तों। जिस इंसान को दोस्तों विटामिन बी का कमी होगा उसको बेरी रोग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये घेंघा जो है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। और मधुमेह दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों तांबा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है लोहा के, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सोना के, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों सोडियम के। तो दोस्तों हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है तो लोहा के है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज में कार्बन की कितने परमाणु होते हैं। देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि ग्लूकोज का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है तो C6, और दोस्तों H कितना होता है 12 होता है, और O कितना होता है दोस्तों 6 होता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है। इसमें आपसे पूछा कि ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु संख्या होते हैं तो दोस्तों ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु संख्या कितना है यहाँ पे लिखा हुआ 6 है। तो हमारा कार्बन की परमाणु संख्या दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज में दोस्तों हाइड्रोजन की कितने परमाणु होते हैं तो हाइड्रोजन की कितना परमाणु है 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु पूछेगा तो 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का पूछेगा दोस्तों तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें समझ के, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो दोस्तों धोने का सोडा का जो हमारा आणविक सूत्र है वो Na2CO3.10H2O है, ठीक है। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो हमारा दोस्तों Na2CO3.10H2O है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए कि धोने का सोडा का दोस्तों जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है Na2CO3.10H2O होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि जितना भी इस पर हम प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों तो आप रेड बटन दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी दोस्तों इस चैनल पर हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है
कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है तांबा, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है जस्ता, और थर्ड ऑप्शन लिखा है एल्यूमिनियम, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो दोस्तों किसका है, तो हमारा एल्यूमिनियम का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बॉक्साइट दोस्तों किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप नोट कर ले दोस्तों, और उसको आप बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसको आप याद कर ले, दिमाग में फिट कर ले दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो दोस्तों क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है दोस्तों, तो NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि पारे का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों बॉक्साइड, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों हेमेटाइड, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मैग्नेटाइड, लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सिनेबार। तो दोस्तों पारे का जो अयस्क है वो क्या है, सिनेबार है, ठीक है। पारे का अयस्क क्या है, सिनेबार है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो मैग्नेटाइड है दोस्तों ये आयरन का अयस्क है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं आयरन को दोस्तों। ये इसका संकेत क्या होता है, Fe होता है। देखिए हेमेटाइड है दोस्तों, ये भी हमारा आयरन का अयस्क है, ठीक है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं आयरन का दोस्तों। और देखिए बॉक्साइड जो है दोस्तों ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि बॉक्साइड जो है दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है, और हेमेटाइड जो है दोस्तों यहाँ पर आयरन का दोस्तों जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं उसका हेमेटाइड अयस्क है। और दोस्तों मैग्नेटाइड भी है, ये हमारा भी आयरन का ही अयस्क है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ हीरा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ लोहा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ पीतल, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सोना। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे अब बढ़ते हैं हम। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करते चलें। देखिए इसमें पूछा है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों Hg यानी कि मरकरी दोस्तों पारा, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों Cl यानी कि क्लोरीन, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों Na यानी कि सोडियम, जिसको हम Na से सूचित करते हैं दोस्तों, अब Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। तो कौन कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है, तो यहाँ पर Hg होता है दोस्तों पारा, ठीक है। पारा जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर, ठीक। 17 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लिखा हो NaCl, सेकेंड ऑप्शन लिखा है MgCl2, थर्ड ऑप्शन लिखा है Na2SO4, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो NaCl होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक नमक का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 4, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 5, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 6, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों 7। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों, तो शुद्ध जल का हमारा pH मान जो होता है दोस्तों हमारा 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम अब
19 नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको नहीं याद है उसको आप बात मानिए, उसको नोट कीजिए और दोस्तों बार बार आप रिवीजन करते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपको तैयारी का एग्जाम का तैयारी होगा दोस्तों, वो बहुत अच्छा आपको डे बाई डे होते जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं उसको आप कॉपी में नोट करें, उसको बार बार आप रिविजन करते रहें। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ दोस्तों ए यानी कि एल्यूमिनियम, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है ए ने यानी कि सोडियम, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों Mg यानी कि मैग्नीशियम, और थर्ड ऑप्शन लास्ट में लिखा है दोस्तों Cu यानी कि कॉपर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो दोस्तों सोडियम को काटा जा सकता है, इसको हम ए ने से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन आपका अक्रिय तत्व है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ कार्बन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सोना, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ हीलियम, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों हाइड्रोजन। तो निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है, तो दोस्तों हीलियम जो है हमारा अक्रिय तत्व है। ठीक है, जिसको हम दोस्तों He से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि हीलियम को दोस्तों He से हम डिनोट करते हैं, और हीलियम हमारा कैसा तत्व है तो अक्रिय तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, मैथ का, साइंस का और दोस्तों सोशल साइंस का, हिंदी का, ये सब का दोस्तों प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइए, अगर जो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए। उसमें जितना भी प्रश्न को कवर किया गया है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों उसमें कवर किया गया है। ठीक है, देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों नाइट्रोजन, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो 0.03% में पाया जाता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों वायुमंडल में कितना मात्रा होता है, तो 0.03% होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितनी प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों अभी आपको बताएं हम कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोस्तों कितनी प्रतिशत मात्रा पाया जाता है दोस्तों, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों H2 और फिर O7। ठीक, और यहाँ सेकेंड ऑप्शन में लिखा है H2SO4, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ H2 और फिर लिखा है H2 और O4, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों H2 और O8। तो अब बताइए कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों जो अनुसूत्र होता है हमारा H2SO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इसको जिसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं दोस्तों, अम्लों की राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों H2SO4 को हम क्या कहते हैं, अम्लों की राजा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ कीटोन, सेकेंड में लिखा एल्डिहाइड, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ अम्ल, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ईथर। ठीक है, तो दोस्तों COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का pH
मान होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 7, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 7 से कम, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 से अधिक, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन ऑप्शन राइट होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। ठीक है, आपका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।